मेरे दादा एक जंगली सुअर थे और मेरी दादी एक जहरीली सांप। केवल दिन में ही वे इंसान का रूप धारण कर पाते थे, लेकिन रात होते ही फिर से जानवर बन जाते थे। इस बात से दादा दादी बहुत परेशान रहते थे। दादी बोली, बूढ़े, हमारे ऊपर लगा यह श्राप आखिर कब टूटेगा? अगर गाँव वालों को पता चल गया तो वे हमें राक्षस समझकर मार डालेंगे। दादा ने कहा, तुमने ध्यान दिया है, हाल ही में हम इंसान के रूप में पहले से कम समय रह पा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम हमेशा के लिए जानवर बन जाएं। दादी ने घबराकर कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो आजकल चूहे खाने की इच्छा होने लगी है। चूहा देखते ही खुद को रोक नहीं पाती। लगता है मैं धीरे धीरे सचमुच सांप बनती जा रही हूँ। दादा ने सिर हिलाया। मेरे साथ भी यही हो रहा है। खेत में गोभी देखते ही उसे उखाड़ने का मन करता है। मैं खुद को रोक नहीं पाता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सच में जानवर बन जाएंगे। दादी नाराज होकर बोली, सब तुम्हारी गलती है। उस समय हमें उस पीले नेवले को नहीं मारना चाहिए था। अब देखो, उसके श्राप की वजह से हमारी यह हालत हो गई। दादा ने सफाई दी, लेकिन अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह हमारे घर की मुर्गियां चुरा ले जाता। दादी बोली, तो फिर तुम्हें उसे पूरी तरह मार देना चाहिए था। इतने में गांव का चेन वांग उनके घर आ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, चाचा चाची, आप दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? मैं तो बाहर आंगन से ही आपकी आवाज सुन रहा था। दादा ने तुरंत बात बदल दी। अरे नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मैं बस इसे समझा रहा था कि ज्यादा ठंडा पेय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चेन वांग बोला, चाचा, हमारे घर पर नया अनाज घर गोदाम बन रहा है। पिताजी ने कहा है कि आपको बुला लूं, थोड़ी मदद चाहिए। दादा दादी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोपहर ढल चुकी थी और कुछ ही घंटों में अंधेरा होने वाला था। दादा बोले, ठीक है, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर चेन वांग चला गया। उसके जाते ही दादी घबरा गई। बूढ़े, अंधेरा होने वाला है, फिर भी तुमने मदद करने के लिए हाँ क्यों कह दी? दादा ने समझाया, अगर हम हमेशा घर में बंद रहेंगे तो गाँव वालों को शक होने लगेगा। पहले चलकर थोड़ी मदद कर देते हैं, फिर अंधेरा होने से पहले कोई बहाना बनाकर वापस आ जाएंगे। दादी ने पूछा, अगर समय पर वापस नहीं लौट पाए तो? दादा बोले, वांग के घर का गोदाम छोटा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा और जरूरत पड़ी तो हम रात के खाने तक भी नहीं रुकेंगे। दादी ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, अब और कोई रास्ता भी नहीं है। इसके बाद वे दोनों चेन वांग के घर पहुंचे। वहाँ पहले से ही 7-8 लोग गोदाम बनाने में मदद कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे तीसरे भाई आ गए। दादा मुस्कुराकर बोले, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, तीसरे भाई, कई दिनों से आपको देखा नहीं, आजकल रात में बाहर क्यों नहीं निकलते? दादा ने जवाब दिया, इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ। रात को मैं और इसी दादी पहाड़ पर लकड़ियां बटोरने जाते हैं। सर्दी आने वाली है, इसलिए तैयारी करनी पड़ रही है। वह आदमी बोला, हाँ, सर्दी तो सचमुच आने वाली है, लकड़ियां जमा करना जरूरी है, लेकिन रात में पहाड़ पर जाते हो तो सावधान रहना। वहाँ 700-800 किलो का एक विशाल जंगली सुअर घूमता है। दादा यह सुनकर चौंक गए और बोले, मैंने भी उसे देखा है। मैं किसी को यूं ही नहीं बुला रहा हूँ, सच में वह जंगली सुअर बहुत बड़ा है। लियूजी, कहीं तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हुई? मैं कई बार पहाड़ पर गया हूँ, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा सुअर नहीं दिखा। नहीं, मैंने बिल्कुल सही देखा था। वह जंगली सुअर कम से कम 700-800, जिन करीब 350 से 400 किलो का होगा। उस समय मैं अकेला था और मेरी बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची थी। मुझे डर था कि अगर गोली चलाकर भी उसे न मार पाया तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैंने गोली नहीं चलाई। छठे चाचा, अगर उस सुअर को मार दिया जाए तो उसका मांस पूरे गांव के लोगों के लिए काफी होगा। नए साल पर सबको मांस खाने को मिल जाएगा। हाँ, मेरा भी यही विचार है। जब उसे पकड़ लेंगे तो उसका मांस सब में बांट देंगे। छठे चाचा, जब भी आप सुअर पकड़ने पहाड़ पर जाएं तो मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी शिकार करना चाहता हूँ। अभी जल्दी क्या है, जब पहाड़ पर बर्फ पड़ जाएगी और सुअर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तब हम जाल बिछाएंगे। उस समय उसे पकड़ना आसान होगा, फिर सब लोग मिलकर मांस बांट लेंगे। आंगन में बैठे सभी लोग मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन केवल मेरे दादा ही चिंतित दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी की जगह परेशानी साफ झलक रही थी। तीसरे भाई, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं, उम्र हो गई है, दिमाग पहले जैसा तेज नहीं रहा। बात उस सुअर पकड़ने और मांस बांटने की थी, लेकिन दादा का मन बिल्कुल भी खुश नहीं था। काम खत्म होने के बाद चेन लाओवू ने सभी लोगों के लिए आंगन में 2 बड़ी मेजों पर भोजन का इंतजाम किया। खाने की मेज पर तरह तरह के व्यंजन देकर मेरे मुंह में भी पानी आ गया। दादी ने धीरे से दादा के कान में कहा, बूढ़े, अंधेरा होने वाला है, चलो जल्दी घर लौट चलते हैं। दादा बोले, पहले 2-4 और खा लेने दो, फिर अंधेरा होने से पहले निकल जाएंगे। ठीक है, तभी किसी ने कहा, तीसरे भाई, जरा यह सुअर का सिर वाला मांस चखिए, इसे मैंने कई घंटों तक उबाला है। दादा ने मुस्कुराकर मांस का एक टुकड़ा उठा लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे मुंह में डाला तुरंत थूक दिया। मेज पर बैठे सभी लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। तीसरे भाई, क्या हुआ, कहीं आपको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आजकल मैं ज्यादा चिकना खाना नहीं खा पाता, पेट गड़बड़ हो जाता है चाचा, शायद पेट की बीमारी होगी, उत्तर कस्बे के अस्पताल में जाकर दिखा लीजिए। दादा हंसकर बोले, अरे जितने दिन जीना है जी लेंगे। फिर किसी ने उनके सामने पेय का गिलास बढ़ाया, आइए कुछ पीजिए। दादा ने गिलास उठाया और कई घूंट एक साथ पी गए। इस बीच अंधेरा होने का समय और भी करीब आ गया। दादी बार बार आंखों के इशारे से उन्हें घर चलने के लिए कह रही थी, लेकिन दादा उनकी ओर देख भी नहीं रहे थे। वह अब हल्के नशे में आ चुके थे। मैंने धीरे से उनका हाथ खींचकर कहा, दादाजी, अंधेरा होने वाला है। दादा लड़खड़ाती आवाज में बोले, तो होने दो अंधेरा, अभी तो मेरा पेय बाकी है, मैंने अभी पूरा भी नहीं पिया। तभी किसी ने हंसते हुए कहा, चाचा और पीजिए, अगर ज्यादा नशा हो गया तो आज रात हमारे घर ही रुक जाइए। उसी समय मैंने देखा कि दादा के मुंह के किनारे एक छोटा सा जंगली सुअर का दांत निकलना शुरू हो गया था। मुझे पता था कि अब ज्यादा देर नहीं बचेगी। जल्द ही दादा फिर से एक जंगली सुअर में बदलने वाले थे। मैं घबरा कर बोला, दादाजी, मुझे घर जाना है। रुको, पहले मुझे खाना खत्म करने दो। नहीं, हमें अभी इसी वक्त घर जाना होगा। एक आदमी हंसकर बोला, देंगशियन, तुम भी ना कितने ना समझ हो, तुम्हारे दादाजी अभी ठीक से बैठे भी नहीं है। इस समय दादा पूरी तरह नशे में डूब चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह भूल ही गए हों कि रात होते ही उनका रूप बदल जाएगा। तभी दादी ने भी गंभीर आवाज में कहा, बूढ़े, अब बस करो और मत पियो, घर का गन्ने का रस भी अभी तैयार नहीं किया है, चलो पहले घर चलते हैं। लेकिन दादा ने फिर 2 गिलास एक ही सांस में खाली कर दिए। नशे में झूमते हुए वे बोले, तुम लोग पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दादी की आंखों में अचानक गुस्सा और चिंता झलकने लगी। उन्होंने दादा के कंधे को जोर से दबाया और दबे स्वर में बोली, बूढ़े, अंधेरा होने वाला है, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी मुझे भी होश आया। मैंने डूबते हुए सूरज की ओर देखा और घबरा गया। हम बिना किसी को कुछ बताए जल्दी जल्दी आंगन से बाहर निकल गए। आंगन में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन चेन लाओवू के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दे रही थी। दादी ने झेंपते हुए कहा, देंगशियन के दादाजी ने थोड़ा ज्यादा पी लिया है, इसलिए हम पहले जा रहे हैं। ठीक है, रास्ते में सावधानी से जाना। जब हम घर पहुंचे तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। पल भर में दादी फिर से जहरीले सांप में बदल गई। वह छत की बल्ली पर लटकर अपनी 2 मुंही जीभ बाहर निकालने लगी। दादा भी जंगली सुअर का रूप धारण कर चुके थे और कमरे में खड़े थे। दादी गुस्से में बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ, आज तो हम लगभग पकड़े ही गए थे। दादा
शर्मिंदा होकर बोले, हाँ गलती मेरी ही थी, अगली बार मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। फिर उन्होंने चिंता से कहा, उस चेन लाओलियू ने मुझे पहाड़ पर देख लिया था, अब वह मेरा शिकार करना चाहता है, पता नहीं क्या होगा। दादी बोली, तुम इंसान हो, सचमुच के जंगली सुअर नहीं, उससे बचकर नहीं रह सकते क्या? उसी समय एक चूहा अलमारी पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। अचानक दादी उस पर झपटी और कुछ ही सेकंड में उसे पूरा निकल गई। मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उस समय दादी बिल्कुल इंसान नहीं बल्कि एक असली विषैली सांप लग रही थी। उन्हें देखकर मेरे मन में डर पैदा हो गया। तभी दादी फुसफुसाई, बूढ़े आंगन में कोई आया है। दादा ने कान लगाकर सुना, लगता है चेन लाओलियू है, जल्दी छिप जाओ। अगले ही पल दादी छत की बल्ली पर लिपट कर छिप गई। दादा भागकर गोदाम में घुस गए। घर में केवल मैं ही रह गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर जाकर दरवाजा खोलने लगा। सामने चेन लाओलियू खड़ा था। वह मुस्कुराकर बोला, देंगशियन, तुम्हारे दादा दादी कहाँ हैं? मैंने कहा, वे घर पर नहीं है। अच्छा, अभी तो तुम सबने काफी पी रखी थी, फिर भी पहाड़ पर लकड़ियां बटोरने चले गए? हाँ, सच में पहाड़ पर गए हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया। मैं भागकर गोदाम में पहुंचा और धीरे से बोला, दादाजी, चेन लाओलियू चला गया। लेकिन दादा फुसफुसाए, देंगशियन बाहर जाओ, वह अभी गया नहीं है। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मुझे बंदूक में गोली भरने की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा गया, बुरा हो गया। चेन लाओलियू बंदूक लेकर आया है दादा, कुछ कह पाते उससे पहले दादी ने ठंडी आवाज में कहा, डरने की क्या बात है, वह अकेला है, अगर वह गोदाम में घुसा तो मैं अपने जहरीले दांतों से उसे डस लूंगी। इतना कहकर दादी रेंगती हुई गोदाम के लकड़ी के दरवाजे के ऊपर जा पहुंची। कुछ ही देर बाद चेन लाओलियू ने सचमुच गोदाम का दरवाजा खोल दिया। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। उसने बंदूक उठाई और जंगली सुअर बने दादा पर निशाना साधने लगा। उसी क्षण दादी उसके सिर के ठीक ऊपर लटक रही थी। उन्होंने अपने जहरीले दांत बाहर निकाले और बिजली की तेजी से चेन लाओलियू की गर्दन की ओर झपट पड़ी। चेन लाओलियू ने फुर्ती से दादी सांप को पकड़ लिया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। यह देखकर दादा बेकाबू हो गए। जंगली सुअर के रूप में वे पूरी रफ्तार से चेन लाओलियू की ओर दौड़े और अपने नुकीले दांतों से उसे जोरदार टक्कर मार दी। चेन लाओलियू हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा, लेकिन गिरते समय उसकी बंदूक चल गई। धड़ाम धड़ाम लगातार 2 गोलियां चलने की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। उधर जहरीले सांप के काटने का असर भी शुरू हो चुका था। चेन लाओलियू जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसका पूरा शरीर ऐंठन से कांप रहा था। दादी चिल्लाई, बूढ़े जल्दी भागो, गोलियों की आवाज सुनकर गांव वाले यहाँ आ जाएंगे। दादा ने कहा, तुम भी छिप जाओ। फिर कुछ सोचकर बोले, नहीं, अब छिपने का समय नहीं है। अगर लोग घर आ जाएं तो देंगशियन, तुम उनसे कहना कि मैं और तुम्हारी दादी जंगली सुअर का पीछा करने गए हैं। ठीक है दादाजी, और सुनो, बंदूक कहीं छिपा देना। इतना कहकर दादा और दादी अंधेरे में भाग गए। मैंने तुरंत जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर छिपा दी। कुछ ही देर में चेन लाओलियू और गांव के कई लोग दौड़ते हुए हमारे घर पहुंच गए। देंगशियन, ये सब क्या हुआ? तुम्हारे दादा दादी कहाँ हैं? मैंने घबराकर जवाब दिया, घर में जंगली सुअर घुस आया था, उसी ने छठे दादा को मार डाला। मेरे दादा दादी उस सुअर का पीछा करने गए हैं। वह सुअर कितना बड़ा था? 700-800 जिन का होगा। ये सुनते ही लोगों में हलचल मची। चेन लाओलियू चिल्लाया, सब लोग अपने अपने हथियार उठा लो, आज ही पहाड़ पर चलकर उस जंगली सुअर को पकड़ेंगे। तभी चेन वांग झुकर लाश को देखने लगा। अचानक उसने कहा, पिताजी, छठे चाचा की गर्दन पर सांप के काटने के निशान हैं। चेन लाओलियू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ध्यान से गर्दन देखी और फिर मेरी ओर मुड़कर पूछा, देंगशियन, ये सांप के दांतों के निशान कैसे आए? मुझे नहीं पता, चेन वांग बोला। पिताजी, छठे चाचा बंदूक लेकर निकले थे। उन्होंने कहा था कि वे जंगली सुअर का शिकार करने जा रहे हैं और किसी को साथ आने से मना कर दिया था, लेकिन फिर वे देंगशियन के घर क्यों आए ये उन्होंने नहीं बताया था। चेन लाओलियू ने गहरी सांस ली। पहले पहाड़ पर चलते हैं, अगर रास्ते में देंगशियन के दादा मिल जाएं तो उनसे पूछेंगे जी। इसके बाद पूरा गांव पहाड़ की ओर निकल पड़ा। घर के आंगन में केवल मैं अकेला रह गया। अगली सुबह सूरज निकलने के बाद दादा और दादी वापस लौटे, लेकिन उनके लौटते ही गांव के लोग भी हमारे घर आ पहुंचे। मैं पूरी रात जागने के कारण थका हुआ चौकी पर बैठा था। चेन लाओलियू ने पूछा, तीसरे भाई, कल रात आप दोनों कहाँ थे? हम पूरी रात पहाड़ों और जंगलों में आपको ढूंढते रहे, दादा ने शांत स्वर में कहा। हम उस जंगली सुअर का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए थे, फिर थकर जंगल में ही सो गए। चेन लाओलियू ने सीधे सवाल किया, तीसरे भाई, लाओलियू की मौत कैसे हुई? उसकी गर्दन पर सांप के दांतों के निशान कैसे आए? ये सुनते ही दादी का चेहरा बदल गया। उनके चेहरे से सारा खून जैसे उतर गया। मैंने देखा कि उनके सिर की त्वचा पर छोटे छोटे सांप के शल्क उभर आए थे। चेन लाओलियू बोला, लाओलियू अपनी गर्दन पकड़े हुए घर आया था, उसने कहा था कि रास्ते में उसे सांप ने काट लिया। तभी चेन वांग अचानक दादी की ओर देखने लगा। चाची, आपके सिर पर यह क्या है? ये तो सांप के शल्क जैसा लग रहा है। दादी तुरंत बोली, तुमने गलत देखा है, ये पुराना घाव है जिस पर पपड़ी जम गई है। नहीं, मैंने गलत नहीं देखा, मैंने सांप पाले हैं, ये बिल्कुल सांप के शल्क जैसा है। चेन वांग आगे बढ़ा, चाची जरा हाथ हटाइए, मैं ध्यान से देखूं। यह सुनकर दादी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने दांत भींचे और अपने सिर पर उभरे शल्कों को उंगलियों से नोचकर अलग कर दिया। फिर बोली, मैंने कहा ना, ये शल्क नहीं है, सिर्फ घाव की पपड़ी है। तुम लोग भी ना हर बात में शक करते हो, तुम लड़के बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। चेन लाओलियू ने बात संभालते हुए कहा, बस करो वांग जी, अपनी चाची को नाराज मत करो, अब जल्दी से अपने छठे चाचा की लाश घर ले जाओ। ठीक है। फिर वह दादा दादी की ओर मुड़ा और बोला, तीसरे भाई, भाभी, आप दोनों भी पूरी रात जागे हो, आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। जब शोक सभा की तैयारी हो जाए तब आकर लाओलियू को अंतिम विदाई दे देना। ठीक है, हम आ जाएंगे। इसके बाद चेन लाओलियू गांव वालों को लेकर चला गया। जैसे ही सब लोग गए, दादी ने राहत की सांस ली। बूढ़े, अब तो मेरे शरीर पर सांप की खाल जैसी परतें उगने लगी हैं। दादा भी चिंतित होकर बोले, और मेरे मुंह में जंगली सुअर के दांत निकलने लगे हैं। दादी की आवाज कांप रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम पूरी तरह जानवर बन जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद दादी बोली, बूढ़े, क्यों ना हम कुछ मुर्गियां लेकर पीछे वाले पहाड़ पर जाएं और उस नेवले से माफी मांगे, शायद वह हमारा श्राप हटा दे। दादा ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। चलो अभी चलते हैं। मैंने घर की बची हुई 2 मुर्गियां पकड़ ली। फिर हम तीनों पीछे वाले पहाड़ की ओर निकल पड़े। पहाड़ पर पहुंचकर दादा जोर से बोले, बूढ़े हुआंग, हम तुम्हारे लिए मुर्गियां लाए हैं, कृपा करके हमें माफ कर दो और यह श्राप हटा दो। उनकी बात खत्म होते ही झाड़ियों से कई छोटे छोटे नेवले बाहर निकले। वे मुर्गियों को मुंह में दबाकर भाग गए और कुछ ही क्षणों में जंगल में गायब हो गए। दादी फुसफुसाई, बूढ़े, मुझे नहीं लगता कि ये वही नेवला है जिससे हमारा झगड़ा हुआ था। दादा ने धीरे से कहा, आवाज धीमी रखो, शायद ये उसी के पोते हो सकता है उसने इन्हें ही भेजा हो। दादी ने चिंतित होकर कहा, लेकिन उन्होंने तो हमारा उपहार ले लिया। फिर भी मेरे सिर पर ये सांप के शल्क क्यों बने हुए हैं? घबराओ मत, थोड़ा और इंतजार करते हैं। हम कई घंटों तक वहीं बैठे रहे, लेकिन श्राप में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार अंधेरा होने से पहले हम वापस लौटने लगे। रास्ते में अचानक हमारी मुलाकात चेन वांग से हो गई। वह बोला, चाचा, मैं कुल्हाड़ी लेने आया था, आप लोग अभी तक बाहर थे। दादा ने कहा, हाँ, अगर कुल्हाड़ी चाहिए तो गोदाम से ले लो। चेन वांग सिर हिलाकर गोदाम में चला गया। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकला तो उसके हाथ में केवल कुल्हाड़ी ही नहीं थी, उसने सांप की
उतरी हुई केंचुल भी पकड़ रखी थी। वह दादा की ओर देखकर बोला, चाचा आपके गोदाम में सांप की यह केंचुल कैसे आई? यह कहते समय उसकी निगाहें बार बार दादी पर टिक रही थी। केंचुल देखते ही दादी घबरा गई। उन्होंने जल्दी से कहा, सर्दी आने वाली है, गोदाम गर्म रहता है, इसलिए कोई सांप घुसाया होगा। चेन वांग ने केंचुल को ध्यान से देखा। सच, लेकिन यह उसी जहरीले सांप की केंचुल लगती है जिसने मेरे छठे चाचा को काटा था। दादा का चेहरा सख्त हो गया। वांग जी तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। चेन वांग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब लग रही थी। आप लोग नाराज मत होइए, मैं तो बस पूछ रहा था। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और बोला, ठीक है मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होगी, आप लोग जरूर आइएगा। दादा ने तुरंत जवाब दिया, मैं और तुम्हारी चाची शायद नहीं आ पाएंगे। उसकी कमर का दर्द फिर से बढ़ गया है। अच्छा तो आराम कीजिए, जब तबीयत ठीक हो जाए तब पीछे वाले पहाड़ पर जाकर मेरे छठे चाचा को श्रद्धांजलि दे देना। इतना कहकर चेन वांग चला गया। उसके जाते ही दादी बेचैन होकर बोली, बूढ़े मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि वांग जी कुछ न कुछ जानता है। उसकी बातें और उसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लगी। दादा ने गहरी सांस ली, लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ? हमारी पूरी जिंदगी इन कुछ खेतों पर टिकी है, अगर जमीन छोड़ दी तो खाएंगे क्या? दादी बोली, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा राज सबके सामने आ जाएगा। दादा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, नहीं गांव वाले इतनी आसानी से सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। उन्हें भी महसूस होने लगा था कि उनका रहस्य अब ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा। चेन वांग मेरे दादा दादी के पास आया और बोला, चाचा चाची मैं खास तौर पर आपको बुलाने आया हूँ। क्या बात है? उस अभिशप्त नेवले को हर हाल में पकड़ना होगा। आइए सब लोग गांव के मुहाने पर जमा है। ठीक है चलते हैं। रास्ते भर चेन वांग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बनी रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गुप्त योजना के बारे में सोच रहा हो। थोड़ी ही देर में हम गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। भीड़ के बीच कुंजी खड़ा था। अब उसके पैरों पर पूरी तरह चूहे जैसे बाल उगाए थे और उसके कान भी चूहे के कानों में बदलने लगे थे। कुंजी दुखी होकर बोला, सब उस नेवले की वजह से हुआ है। उसने मुझे ना इंसान छोड़ा है ना जानवर। चेन लाओवू ने उसे ढाढ़स बंधाया, घबराओ मत, पूरा गांव तुम्हारी मदद करेगा। यह कहते हुए उसने पहले दादा और दादी की ओर देखा, फिर गांव वालों की ओर मुड़कर बोला, क्या हमारे गांव में और भी कोई है जिसे उस नेवले ने श्राप दिया हो? अगर कोई है तो बिना डरे बता दे, हम सब मिलकर उसका उपाय सोचेंगे। भीड़ कुछ देर तक शांत रही। फिर अचानक एक आदमी आगे आया, मुझे भी श्राप मिला है। सभी लोग उसी ओर देखने लगे। वह बोला, रात होते ही मैं कुत्ते में बदल जाता हूँ और अब मेरे पैरों पर भी कुत्ते के बाल उगने लगे हैं। यह सुनते ही भीड़ में सनसनी फैल गई। लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई। चेन लाओवू गुस्से से बोला, वह अभिशप्त नेवला हमारे पूरे गांव को बर्बाद करना चाहता है। फिर उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या और कोई है जिस पर श्राप हो? डरो मत, खुलकर बताओ। दादा और दादी ने एक दूसरे की ओर देखा। दादी ने धीरे से फुसफुसाया, बूढ़े क्या हमें भी सच बता देना चाहिए? दादा ने सिर हिलाया, नहीं क्यों? कोई जी चूहा बन रहा है और दूसरा आदमी कुत्ता, वे किसी के लिए बड़ा खतरा नहीं है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन हम जंगली सुअर और जहरीले सांप बनते हैं। अगर लोगों को पता चल गया कि हम किसी को घायल या मार भी सकते हैं तो शायद वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। दादी चुपचाप सिर झुकाकर रह गई। जब कोई और आगे नहीं आया तो चेन लाओ फिर बोला, नेवले को मुर्गियां बहुत पसंद है। हम मुर्गियों को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और उसे बाहर निकालेंगे, फिर उसे मजबूर करेंगे कि वह सारे श्राप वापस ले। भीड़ में से किसी ने कहा, वह नेवला इंसान जितना ऊंचा बताया जाता है बहुत डरावना है। चेन लाओवू ने दांत भींचते हुए कहा, चाहे वह 2 मीटर लंबा ही क्यों ना हो, हम उसे पकड़कर रहेंगे। इसके बाद गांव के लगभग सभी लोगों ने अपनी मुर्गियां चेन लाओवू के घर भेज दी। जब चेन लाओवू उन मुर्गियों को देख रहा था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी लालची चमक दिखाई दे रही थी। वह बार बार होंठ चाट रहा था और निगलने की आवाज निकाल रहा था। दादा ने यह सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। चेन लाओवू बोला, आज रात मैं कुछ लोगों को लेकर नेवले का शिकार करने जाऊंगा। कुछ जवान लड़कों को वहीं रोक लिया गया और बाकी लोग अपने अपने घर लौट गए। हम भी घर वापस आ गए। रास्ते में दादी ने पूछा, बूढ़े तुम्हें क्या लगता है, क्या चेन लाओवू सचमुच नेवले को पकड़ पाएगा? दादा हल्का सा मुस्कुराए, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने अर्थपूर्ण नजर से कहा, लेकिन गांव की सारी मुर्गियां अब उसके घर में पहुंच चुकी हैं। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। आधी रात के करीब अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, पकड़ लिया, पकड़ लिया, नेवला पकड़ लिया गया। सब लोग बाहर आकर देखो। मैं घबरा कर उठ बैठा। दादा ने कहा, देंगशियन बाहर जाकर देखो क्या हुआ है। ठीक है। मैं दौड़कर आंगन से बाहर निकला। गांव वाले मशालें लेकर एक जगह इकट्ठा थे, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि किसी के हाथ में जो जीव था वह कोई विशाल नेवला नहीं था, वह तो एक बहुत छोटा सा नेवला था। यह देखकर मेरे मन में अजीब सा संदेह पैदा हुआ। मैं तुरंत वापस घर के अंदर भागा और दादा दादी को सारी बात बताने लगा। दादाजी, दादी गांव वालों ने नेवला पकड़ लिया है, लेकिन वह बहुत छोटा है। मैं यह बात कह ही रहा था कि अचानक बहुत सारे लोग हमारे आंगन में आ घुस गए। उनके हाथों में मशालें थीं और पूरे आंगन में तेज रोशनी फैल गई। दादी घबरा गई। बूढ़े गांव वाले आ गए। दादा ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। घबराओ मत। तभी चेन वांग आगे बढ़ा और बोला, चाचा चाची बाहर आ जाइए। अब सबको पता चल गया है कि आप दोनों पर नेवले का श्राप है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमें श्राप तोड़ने का तरीका मिल गया है। कोई चाचा और चेन एयर दोनों का श्राप पहले ही हट चुका है। दादी ने धीरे से पूछा, बूढ़े क्या वांग जी सच बोल रहा है? दादा ने कुछ सोचकर कहा, हमने अपनी आंखों से चेन एयर के पैरों के कुत्ते वाले बाल देखे थे। अगर अब वे गायब हैं तो शायद वह सच कह रहा है। चेन वांग बोला, देंगशियन तुम बाहर आकर खुद देख लो। मैं तुरंत आंगन में गया। वहाँ गांव के बहुत सारे लोग खड़े थे और सभी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने कहा, वांग चाचा मैं चेन एयर के पैर देखना चाहता हूँ। ठीक है। चेन वांग ने कहा, चेन एयर अपनी पैंट ऊपर करो और इसे दिखाओ। चेन एयर ने कांपते हाथों से पैंट ऊपर किया। सचमुच उसके पैरों पर पहले जो कुत्ते जैसे बाल उगे हुए थे वे पूरी तरह गायब हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार नजरें झुका रहा था और चेन वांग की तरफ देखने से भी बच रहा था। चेन वांग मुस्कुराया, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया? हाँ। मैं दौड़कर घर के अंदर गया। दादाजी दादी सचमुच चेन एयर के पैरों से बाल गायब हो गए हैं, आप लोग बाहर आ जाइए। कुछ देर बाद दादा और दादी बाहर आए। उन्हें देखकर गांव वाले दंग रह गए। किसी ने धीरे से कहा, अरे कितना मोटा जंगली सुअर है। तुरंत किसी और ने उसे चुप करा दिया। चुप रहो। चेन वांग 2 कटोरियां लेकर आगे बढ़ा। चाचा चाची यह नेवले का सार रस है, इसे पी लीजिए, इसके बाद आप फिर से सामान्य इंसान बन जाएंगे। दादा ने संदेह से पूछा, वांग जी तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे? कैसी बात करते हैं चाचा, हम सब एक ही गांव के हैं, मैं आपको क्यों धोखा दूंगा? चेन एयर ने भी डरते डरते कहा, हाँ मैंने भी यही पिया था, उसके बाद मैं ठीक हो गया। फिर चेन वांग ने कटोरियां दादा दादी के सामने रखते हुए कहा, चाचा चाची आप दोनों दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर आप यह नहीं पीना चाहते तो हमें आपके दांत और विषदंत निकलवाने पड़ेंगे। यह कहते हुए उसने पीछे खड़े कुछ लोगों की ओर इशारा किया। उनके हाथों में चमकती हुई छुरियां थी। दादा समझ गए कि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने आंखें बंद की और कटोरे का सारा रस एक ही बार में पी लिया। दादी ने भी वही किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दोनों जमीन पर गिर पड़े और
बेहोश हो गए। तभी भीड़ में से किसी ने लालची स्वर में कहा, वाह कितना मोटा सुअर है, इसका मांस पूरे गांव में बांटेंगे तो भी बहुत बचेगा। दूसरा आदमी बोला, और इस जहरीले सांप का पित्त भी अच्छे दामों में बिक जाएगा। फिर किसी ने मेरी ओर इशारा किया, इस लड़के का क्या करें, इसे भी पकड़ लो, यह भी कोई राक्षसी होगा। मैं घबराकर पीछे हट गया। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया, मेरी हड्डियां बदलने लगी, मेरे हाथ पैर बड़े होने लगे। कुछ ही पलों में मैं एक विशाल बाघ में बदल गया। मैंने गांव वालों की ओर देखकर जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन लोगों को वह दहाड़ नहीं बल्कि किसी राक्षसी गर्जना जैसी सुनाई दी। गांव में अफरा तफरी मच गई। बाघ आ गया, भागो। डरे हुए गांव वाले चारों दिशाओं में भागने लगे। कुछ ही क्षणों में पूरा आंगन खाली हो गया। मैंने अपने विशाल पंजों से दादा दादी को धीरे से हिलाया। कुछ देर बाद वे जाग गए, लेकिन जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, न प्यार, न अपनापन, न कोई भावना। वे अब पूरी तरह एक जंगली सुअर और एक जहरीले सांप में बदल चुके थे। उन्होंने मुझे देखा और डर कर उल्टी दिशा में भाग गए। मैं उन्हें रोक भी नहीं सका। कुछ ही देर में वे अंधेरे जंगल में गायब हो गए। आंगन में अब केवल मैं अकेला रह गया था। मैं समझ गया कि अब गांव में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए मैं पहाड़ों और जंगलों की ओर निकल पड़ा। उस दिन के बाद मैं हमेशा के लिए एक बाघ बन गया। मैंने जंगल को ही अपना घर बना लिया और खुले आसमान, पहाड़ों और जंगलों के बीच एक नई जिंदगी शुरू की। वहीं से मेरी जंगली लेकिन बेफिक्र और स्वतंत्र जीवन की कहानी शुरू हुई।